उप्पुकापुरम्बु। ये 1992 की एक गांव की अनोखी कहानी है जिसमें गांव की मुखिया अपूर्वा गांव की अलग अलग मुसीबतों का हल निकालती है। तो चलिए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है चिट्ठी जयपुरम गांव से। इसके आसपास वैसे तो बहुत सारे गांव हैं, लेकिन यह गांव कुछ ज्यादा ही अनोखा है। यह गांव बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका हिस्ट्री बहुत ही डिफरेंट है। बहुत साल पहले यहाँ के राजा जयसुरु थे, जिनके राज्य में 3 साल तक बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से गांव के लोगों को न तो खाना मिल पाया और न ही पानी। इन्हीं वजहों से गांव में बहुतों की मौत हो गई। इसके बाद राजा के गुरु ने उन्हें एडवाइस दी कि इस धरती ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमने इस धरती के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए अब से जो भी इस गांव में मरेगा उसकी बॉडी को नॉर्थ साइड में ही दफनाया जाएगा। जैसे ही राजा ने यह शुरू किया, गांव में फिर से बारिश होने लगी। सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए। इसीलिए तब से यह गांव की परंपरा बन गई और लोग आज भी इसे मानते हैं। जब भी कोई मरता है उसकी बॉडी नॉर्थ साइड में ही दफनाई जाती है, जहां लोगों की समाधि बनाई जाती है। उस पत्थर पर लोगों का नाम, जन्म और मृत्यु का कारण लिखा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि गांव के मुखिया सुब्बा राजू की मृत्यु हो गई है। सभी गांव वाले मुखिया को अंतिम विदाई देने के लिए उनकी समाधि के पास आते हैं। उनके परिवार वाले भी आते हैं। मुखिया के परिवार में उनकी वाइफ और उनकी बेटी अपूर्वा है। मुखिया की समाधि के लिए जो पत्थर चुना गया था वह बहुत ही खूबसूरत और चमकदार था, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर पंडित मंत्रों का जाप करके अंतिम समाधि का कार्यक्रम कर रहे होते हैं। सुब्बा राजू का पत्थर देखकर भीमैया अपने लोगों से कहता है कि मेरी समाधि में इससे भी सुंदर पत्थर लगना चाहिए। भीमैया गांव में एक अमीर आदमी है। फिर सभी लोग सुब्बा राजू की बॉडी को दफनाने जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं चिन्ना को तो बुलाओ, लेकिन वे लोग नहीं सुनते और खुद ही दफनाने चले जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी उलटी हो जाती है। फिर सभी चिन्ना को बुलाते हैं। गांव में जितनी भी बॉडी दफनाने का काम है वह चिन्ना ही करता है, इसलिए चिन्ना आ जाता है और बॉडी को सही करके दफनाता है। बाद में चिन्ना अपने घर चला जाता है, जहां वह अपनी मम्मी के सामने अपनी तारीफों के पुल बांधने लगता है कि मेरे बिना तो कोई बॉडी दफना ही नहीं सकता। फिर चिन्ना मुखिया के पत्थर के बारे में बताता है। उसकी मम्मी हंसने लगती है और हंसते हंसते उसे खांसी आने लगती है। चिन्ना अपनी माँ को पानी देता है और कहता है तेरे भी दिन ज्यादा दूर नहीं है, तू भी जाने वाली है। चिन्ना की मम्मी कहती है मेरे मरने के बाद एक इच्छा है कि तू मेरी बॉडी को किसी पेड़ के नीचे दफनाए, मुझे ठंडक में रहना पसंद है। लेकिन चिन्ना इस बात को हल्के में लेने लगता है। चिन्ना की मम्मी कहती है मेरे मरने के बाद रोना पीटना मत करना, क्योंकि यह तो हमारा पेशा ही है और हमें यह सब शोभा नहीं देता। लेकिन चिन्ना अपनी मम्मी को चुप कर देता है। फिर सभी लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब नए मुखिया का चुनाव होने वाला है। गांव का मुखिया भीमैया और मधुबाबू बनना चाहते हैं। दोनों ही अमीर हैं। मधुबाबू लोगों की नजर में आने के लिए उनकी मदद करने का नाटक करता है और अपनी फोटो भी खिंचवाता रहता है। मधुबाबू और भीमैया दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उन दोनों में से ही कोई मुखिया बनेगा। लेकिन गांव की परंपरा के अनुसार गांव के मुखिया के परिवार वालों में से ही किसी को मुखिया बनाया जाता है। इसलिए गांव के मुखिया के लिए अपूर्वा को चुना जाता है। जब अपूर्वा स्टेज पर आती है तो वह बहुत घबराई हुई रहती है। जब उसे मुखिया पद के लिए शपथ लेने के लिए कहा जाता है तो वह उल्टा सीधा बोलने लगती है। इससे गांव वालों को अपूर्वा पर बिलीव नहीं होता कि वह गांव की मुखिया बन पाएगी। वहीं मधुबाबू और भीमैया भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब वे मुखिया नहीं बन पाएंगे। पूरा गांव ही अपूर्वा के मुखिया बनने से दुखी होता है और उसका मजाक उड़ा रहा होता है। वैसे तो भीमैया और मधुबाबू आपस में कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन अपूर्वा को साइड करने के लिए वे प्लान बनाते हैं। अगले शनिवार को गांव की मीटिंग होगी, जिसमें सभी लोग अपनी परेशानियां अपूर्वा को बताएंगे और वे उसे कठिन कठिन सवाल पूछेंगे, जिसके बाद वह खुद ही यह पोस्ट छोड़ देगी। अब शनिवार आ जाता है और अपूर्वा गांव के सामने आती है, लेकिन वह आज भी बहुत ज्यादा घबराई हुई है। उसे गांव का मुखिया बनना पसंद नहीं था, फिर भी उसे अपनी मम्मी के कहने पर जबरदस्ती बनना पड़ा। अपूर्वा के पापा सुब्बा राजू ने मरने से पहले उसे सब कुछ सिखा दिया था कि गांव वालों के सवालों का जवाब कैसे देना है, क्योंकि गांव में वैसे तो कोई सवाल नहीं करता, और अगर करता भी है तो उसका घुमा फिरा कर जवाब दे दो तो वह मान जाते हैं। अपूर्वा स्टेज पर जाती है, जहां सभी उसे नॉर्मल सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब वह बड़ी कॉन्फिडेंस से दे देती है। मधुबाबू और भीमैया भी कठिन कठिन सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपूर्वा उनका भी जवाब बहुत होशियारी से देती है, क्योंकि उसे सब कुछ उसके पापा ने सिखा दिया था, जैसे कि महंगाई और गांव में गंदगी को लेकर। मधुबाबू और भीमैया के लोग अपूर्वा से सवाल पूछ पूछ कर थक जाते हैं और अपूर्वा भी सवालों का जवाब देते देते थक जाती है। यहाँ भीमैया और मधुबाबू का प्लान फेल हो जाता है।
तभी चिन्ना उठता है और पूछता है कि गांव में सिर्फ 4 ही जगह बची हैं मरने वालों को दफनाने के लिए, इसका क्या सॉल्यूशन है। यह सुनते ही अपूर्वा एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके पापा ने छोटी मोटी समस्याओं का तो सॉल्यूशन बता दिया था, लेकिन इस सॉल्यूशन का जवाब नहीं बताया था। अपूर्वा के पापा ने उसे बताया था कि इतने सालों में कोई भी नया सवाल नहीं पूछा, और अगर कोई नया सवाल पूछ ले तो ये तुम्हारा बेड लक होगा और इसे तुम्हें अपने दिमाग से सॉल्व करना होगा। अपूर्वा 2 दिन का टाइम मांगती है इसके सॉल्यूशन के लिए। अपूर्वा घर जाकर बौखलाने लगती है। दूसरी तरफ पूरे गांव में बस 4 जगह को लेकर ही बातें हो रही हैं कि अब उन जगहों में कौन दफन होगा। ये गांव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इधर चिन्ना अपनी मां को अस्पताल में चेकअप कराने के लिए ले गया था। जब वे अस्पताल से लौट रहे होते हैं तो चिन्ना की मम्मी उससे पूछती हैं, तूने मेरे लिए कोई जगह का इंतजाम किया? लेकिन चिन्ना बात को इग्नोर करने लगता है। इसीलिए चिन्ना की मम्मी उससे वादा लेती है कि तू मेरी बॉडी को इसी गांव में ही दफनाएगा। अपूर्वा अब हर जगह जाकर बॉडी दफनाने के लिए जगह ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती। इसीलिए वह परेशान होकर देर रात चिन्ना के घर पहुंच जाती है। अपूर्वा चिन्ना से पूछने लगती है कि बाकी की वो 5 जगह। चिन्ना तुरंत उसे रोकता है और कहता है, नहीं नहीं, 4 ही जगह हैं। अपूर्वा बहुत घबराई हुई होती है, इसलिए चिन्ना कह देता है, हमारे पास 4 ही जगह बाकी हैं। अब 4 लोग एक दिन तो नहीं मर सकते, उनके मरने तक तुम्हारे पास टाइम है। ये सुनते ही अपूर्वा को एक आइडिया आता है और वह चिन्ना से कहती है, तुम्हें गांव में जो भी लगता है कि वो किसी भी वक्त मर सकता है, उनकी लिस्ट बनाकर मुझे दो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि कौन मरने वाला है। अगले दिन चिन्ना अपने दोस्तों के साथ गांव घूम घूम कर लोगों का पता लगाता है और 8 लोगों की लिस्ट बनाता है, लेकिन उसमें सबसे पहले मरने वालों में अपनी मम्मी का नाम रखता है। अपूर्वा यह 8 लोगों की लिस्ट पूरे गांव वालों को दिखाती है और कहती है, शायद ये लोग आने वाले 1-2 साल में मरने वाले हैं, इसलिए अभी हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और इसी बीच हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। मधुबाबू सवाल पूछता है, अगर लिस्ट में 8 लोगों का नाम है तो पहले 4 जगहें किन्हें मिलेंगी? अपूर्वा जवाब देती है, जो पहले आएगा वह पहले पाएगा। मधुबाबू कहता है, मेरे दादा तो यहीं दफन होंगे, बाकी तुम 3 लोग और चुन लो। भीमैया भी कहता है, उस लिस्ट में मेरा नाम लिखो। लेकिन अपूर्वा हंसने लगती है, आप अभी कहां जाने वाले हैं? भीमैया गुस्सा हो जाता है और कहता है, मेरी समाधि बनेगी तो यहीं बनेगी। अपूर्वा परेशान हो जाती है। भीमैया कहता है, नमक और कपूर दिखने में समान है, लेकिन दोनों के चरित्र अलग हैं। इस गांव में लोगों को दफनाने की भूमि हमारे ही पूर्वजों ने दी थी, इसलिए मैं इसका पूरा हकदार हूं। गांव के लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि हमें भी जगह चाहिए। रात में अपूर्वा चिन्ना पर अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती है। वह कहती है, गांव में हर कोई समाधि स्थान के लिए लड़ रहा है। चिन्ना अपूर्वा को शांत करता है और अपनी बचपन की स्टोरी सुनाता है। हम लोग स्कूल में एक दूसरे के बगल में बैठते थे। जब तुम होमवर्क करके नहीं आती थी तब मैं ही तुम्हें अपना होमवर्क दे देता था, लेकिन मेरे पापा के मरने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मेरे जाने से पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम्हें कुछ भी जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अपूर्वा कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर चिन्ना कहता है, मुझे मेरी माँ को दफनाने के लिए जमीन चाहिए। अपूर्वा कहती है, अब तुम भी शुरू हो गए। अगर मैं गांव में पक्षपात करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? चिन्ना जाने से पहले अपूर्वा को इमोशनल करके जाता है। अगर मेरे पापा नहीं मरे होते तो मेरे और भी दोस्त होते। अगली सुबह अपूर्वा उन 4 जगहों के लिए लॉटरी निकालने का समारोह करती है, लेकिन गांव वाले इसे मेले की तरह सजा देते हैं। अपूर्वा एक एक करके पर्ची निकालती है, जिसमें 2 गांव वालों के नाम निकलते हैं। जैसे जैसे नाम निकलते हैं वे लोग खुश होने लगते हैं। तीसरा नाम मधुबाबू के दादा का निकलता है। चौथा नाम जब अपूर्वा निकालती है तो उसमें भीमैया का नाम निकलता है, लेकिन अपूर्वा कौंडमा का नाम बताती है, यानी चिन्ना की मम्मी का। मधुबाबू बहुत ज्यादा खुश होता है और पटाखे फोड़ना शुरू कर देता है। मधुबाबू का एक साथी दरुआ कहता है, अब तो पार्टी होनी चाहिए, पूरे गांव को दारू से नहलाना चाहिए। मधुबाबू उसकी बात मान लेता है और सभी को रात में अपने घर पर पार्टी के लिए बुलाता है। बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान और दारू लोगों को पिलवाता है। सभी बहुत खुश होते हैं और मधुबाबू के यहाँ एंजॉय करते हैं। वहीं दरुआ को दारू पसंद नहीं आती, इसलिए वह जहां दारू बन रही होती है वहां चला जाता है और पास में रखे टायर, लकड़ी, चप्पल सब उसमें डाल देता है। वहीं एक आदमी उस दारू को मग में भरकर ले जाता है। दूसरी तरफ अपूर्वा घर में सोने चली जाती है और अपनी मम्मी से कहती है, मुझे कल सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठाना। लेकिन अगली सुबह अपूर्वा की मम्मी बहुत जोर जोर से उसका गेट खटखटाने लगती है। फिर अपूर्वा तुरंत मधुबाबू के घर पहुंच जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। पूरा गांव सदमे में चला जाता है, क्योंकि जो 4 जगहें दफनाने के लिए थीं अब ये लोग ले जाएंगे। अपूर्वा भी परेशान हो जाती है कि अब जिनका नाम लॉटरी में निकला था उनका क्या होगा। फिर चिन्ना और उसके साथी चारों को दफन तो कर देते हैं, अब कोई मारा तो उसके दफनाने की जगह ही नहीं है। मधुबाबू के साथी उसे कहते हैं, लॉटरी में गड्ढा हमने जीता था तो ऐसे कैसे किसी को भी गड्ढा दे सकते हैं। वहीं भीमैया बहुत ज्यादा खुश होता है।
क्योंकि एक तो मधुबाबू हार गया और दूसरा अब अपूर्वा के पास कोई जवाब नहीं होगा तो उसे मजबूरन मुझे मुखिया बनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ चिन्ना भी बहुत सैड होता है, इसलिए उसकी मम्मी उसे कहती है तू चिंता मत कर, मुझे पता है तू कहीं ना कहीं मेरी समाधि के लिए जगह ढूंढ लेगा। चिन्ना कहता है तू चिंता मत कर, तेरी इच्छा पूरी होगी। फिर रात में चिन्ना समाधि स्थान जाता है और हमें पता चलता है कि यहाँ 4 नहीं बल्कि 5 लोगों को दफनाने की जगह थी, लेकिन चिन्ना ने एक जगह अपनी माँ के लिए छुपा दी थी। अगली सुबह चिन्ना पत्थर गाड़ने के लिए अपने घर से पत्थर लेकर जा रहा होता है कि रास्ते में अपूर्वा उसे देख लेती है और रोक कर पूछती है तू क्या लेकर जा रहा है। चिन्ना बहुत हड़बड़ी में बोलने लगता है मैं कहाँ भाग कर जा रहा हूँ। तभी अपूर्वा का एक पार्टी मेंबर देखने जाता है कि चिन्ना के हाथ में क्या है। तभी वह पत्थर उसके पैर पर गिर जाता है और टूट जाता है। चिन्ना टूटा हुआ हिस्सा गाड़ी के नीचे छुपा देता है और बड़ा पत्थर किसी तरह छुपा लेता है। अपूर्वा पास के गांव में जमीन देखने जा रही होती है, क्योंकि कितनी जमीन में कितने लोग दफन हो सकते हैं यह सिर्फ चिन्ना को ही पता था, इसलिए वह चिन्ना को साथ ले जाती है। अपूर्वा पास के सभी गांवों में जाकर मदद मांगती है। एक गांव वाला कहता है हमारे यहाँ सिर्फ लोगों को जलाया जाता है, गाड़ने का परमिशन नहीं है। एक जगह लोग एक एक कड़ जमीन देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन बदले में 1 लाख रुपए मांगते हैं, जबकि जमीन की कीमत 25,000 ही होती है। एक जगह तो राजा डायरेक्ट जगह देने से मना कर देता है, लेकिन गिफ्ट मांगता है। आप लोग आए लेकिन हमारे लिए कुछ लेकर नहीं आए। राजा बताता है कि उनके यहाँ कुलदेवी की मूर्ति की स्थापना हो रही है, इसलिए वे जगह नहीं दे सकते। वह राजा अपूर्वा पर तंज कसता है कि गांव की मुखिया एक औरत है। चिन्ना जवाब देता है अगर गांव की कुलदेवी औरत हो सकती है तो गांव की मुखिया औरत क्यों नहीं। अपूर्वा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बात वही है कि उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती और वे निराश होकर गांव वापस आ जाते हैं। वहीं मधुबाबू के लोगों ने गांव में अफवाह फैला दी कि मधुबाबू के पापा मर गए हैं। जब अपूर्वा घर पहुंचती है तो सभी लोग उसे रिजाइन करने के लिए कह रहे होते हैं। अपूर्वा पूछती है क्या हुआ। एक आदमी बताता है मधुबाबू के पापा मरे नहीं हैं, मरने वाले हैं। अपूर्वा अपने रूम में जाकर रोने लगती है। फिर वह रूम से बाहर निकलती है मुखिया पद से रिजाइन करने के लिए, लेकिन उसकी मम्मी उसे रोक लेती है और कहती है हमारे खानदान का नाम बदनाम हो जाएगा, हमारे खानदान की इज्जत और मान का ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। अपूर्वा फिर मान जाती है। देर रात चिन्ना समाधि स्थान जाकर वह पत्थर गाड़ देता है। अगली सुबह अपूर्वा भी समाधि स्थान पहुंच जाती है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन चिन्ना पर निकालती है। यहाँ चिन्ना और अपूर्वा में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अपूर्वा चलते चलते उस जगह जाने लगती है जहाँ चिन्ना ने पत्थर गाड़ा था, पर चिन्ना उसे बात घुमाकर घर जाने को कहता है, लेकिन अपूर्वा का ध्यान उस पत्थर पर चला जाता है और वह चिन्ना से कहती है इस पत्थर पर देखो, न तो किसी का नाम लिखा है, न मरने की डेट और न ही मरने का कारण। चिन्ना कहता है अरे 100 साल पुराना है ना, इसलिए नाम मिट गया होगा। यहाँ से अपूर्वा को एक आइडिया आता है और वह तुरंत सभी गांव वालों को बुलाकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। वह सबको कहती है जो भी हमारे पुराने पूर्वज हैं जिनके ग्रेवयार्ड पर उनका नाम नहीं लिखा है या मिट गया है, हम उस जगह को फिर से यूज करेंगे। उनके अस्थियां को निकालकर हम लोग एक बड़ा गड्ढा करके उसमें दफना देंगे। अपूर्वा चिन्ना और अपने पार्टी मेंबर्स को उन सभी लोगों के नाम लिख कर देने को कहती है। देर शाम जब अपूर्वा के पार्टी मेंबर्स लोगों के नाम लिख रहे होते हैं, वे चलते चलते चिन्ना के गाड़े हुए पत्थर के पास भी पहुंच जाते हैं, लेकिन चिन्ना उन्हें भूतों की कहानी सुनाकर डराने लगता है और कहता है अब रात हो गई है, हमें कल वापस काम शुरू करना चाहिए। पार्टी मेंबर्स उसकी बात सुनकर डर जाते हैं और कल आने की बात करते हैं। फिर देर रात चिन्ना हथौड़ी और छेनी लेकर पहुंच जाता है। सर पर बोरा डालकर और हाथ में टॉर्च लेकर वह उस पत्थर पर मृत्यु की तारीख 1946, नाम काला और मृत्यु का कारण स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते शहीद लिख देता है। जब वह यह काम कर रहा होता है तभी दरुआ समाधि स्थान पहुंच जाता है। गलती से चिन्ना की टॉर्च की रोशनी दरुआ पर पड़ जाती है। उसे लगने लगता है कि कोई भूत है। चिन्ना भी अपना काम खत्म करके वहां से निकलने लगता है, लेकिन उसका पैर बीच में पड़े हुए कांटे पर लग जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाकर नाचने लगता है। दरुआ और डर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह सभी दरुआ को पंडित के पास ले जाते हैं। वह भूत भूत चिल्ला रहा होता है। दूसरी तरफ चिन्ना और बाकी लोग अस्थियां निकालने का काम चालू कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी आकर उन्हें रोक देता है, क्योंकि पंडित ने सबको बता दिया कि हमारे पूर्वजों की आत्माएं निकलने लगी हैं। उनकी अस्थियां निकालने की बात करने से ही अगर सबकी अस्थियां निकाल ली गई तो गांव में आत्माओं का राज्य हो जाएगा और उनके वंशजों को उनकी आत्माएं सताएंगी। अपूर्वा बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने एक सॉल्यूशन तो निकाला था, लेकिन अब लोग दूसरी बात को लेकर लड़ने लग गए हैं। भीमैया आत्माओं की खबर सुनते ही अपने अपने पूर्वजों के पत्थरों पर पेंट करवाने को कह देता है, ताकि कोई भी उनके पूर्वजों को बाहर न निकाले। बाकी लोग भी चिन्ना को उनके पूर्वजों की बॉडी निकालने के लिए मना कर देते हैं। सभी अपने अपने पूर्वजों के पत्थर पर जाकर अपने अपने रंग से पेंट करने लगते हैं, ताकि उनका कोई भी पूर्वज जमीन से बाहर न निकले। सभी पत्थरों पर पेंट हो जाता है,
लेकिन चिन्ना ने जो पत्थर गाड़ा था उस पर ही पेंट नहीं होता, इसीलिए देर रात चिन्ना नीले रंग से उस पर पेंट कर देता है। लेकिन मधुबाबू के लोग मधुबाबू के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, आज सुबह हमने नकली समाधि देखी, क्योंकि कल जो पेंट हुआ था वह सुबह तक सूख जाना चाहिए था, लेकिन यह अब तक नहीं सूखा। मतलब किसी ने रात में जाकर पेंट किया होगा, और उसमें तो पूरा नाम भी नहीं था। मधुबाबू उन्हें उस समाधि का पता लगाने को कह देता है। जैसे ही भीमैया को यह बात पता चलती है, वह भी अपने पूर्वजों की समाधि के आसपास निगरानी बढ़ाने को कह देता है कि कोई बाहरी आदमी यह कर रहा है। फिर अपूर्वा चिन्ना को अपने घर बुलाती है और कहती है, तू मुझे सच सच बता, किसने उस पत्थर पर रंग किया? चिन्ना बहुत घबराने लगता है और अपूर्वा उसे पकड़ लेती है। वहीं पूरा गांव आपस में लड़ने लग गया था और उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने नकली समाधि वहां रखी थी। साथ ही वे बाकी समाधियों की भी जांच पड़ताल करने लगे थे। अपूर्वा चिन्ना को लॉटरी टिकट के बारे में भी बताती है। इसके बाद चिन्ना अपूर्वा को बताता है, मैंने यह सब अपनी माँ के लिए किया। अपूर्वा चिन्ना से बहुत नाराज होती है, क्योंकि उसने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चिन्ना ऐसा करेगा। अपूर्वा फिर चिन्ना को वह पत्थर हटाने को कहती है। तभी अपूर्वा को पता चलता है कि भीमैया गांव के सभी लोगों को लेकर समाधि स्थान पर जा रहा है, क्योंकि भीमैया के खानदान पहले मुखिया हुआ करते थे, लेकिन उनका बेटा छोटा होने की वजह से दूसरे खानदान को स्थायी रूप से मुखिया बना दिया गया था। लेकिन अब तक स्थायी मुखिया का ही परिवार मुखिया बन रहा था, जबकि असली हकदार भीमैया था। जब अपूर्वा समाधि स्थान पहुंचती है तो भीमैया उसे मुखिया का पद खाली करने को कहता है। अपूर्वा मान जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी पेड़ से चिन्ना वह पत्थर लेकर नीचे गिर जाता है जिसे उसने उखाड़ लिया था, लेकिन पूरा गांव आने की वजह से वह पेड़ में छुप गया था। सभी गांव वाले चिन्ना को देख लेते हैं। अब गांव का मुखिया बन चुका भीमैया सबको कहता है, चिन्ना और उसकी मां को गांव से निकाल दिया जाएगा और बची एक जगह के लिए कल बोली लगाई जाएगी। उसे पता था कि गांव में उससे ज्यादा कोई बोली नहीं लगा सकता। फिर सभी गांव वाले चिन्ना को बहुत मारते हैं। अपूर्वा उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है कि तभी चिन्ना का साथी आता है और सबको शांत होने को कहता है, क्योंकि चिन्ना की मम्मी मर गई है। चिन्ना रोते रोते घर पहुंचता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे रोने धोने के लिए मना किया था। इसके बाद चिन्ना अपनी माँ पर वही लेप लगाना शुरू करता है जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था किसी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। चिन्ना अपनी मम्मी को बैठकर याद कर रहा होता है। तभी उसे उसकी माँ की कही बात याद आती है, हमारी हार का कारण बाहरी दुनिया नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर का डर और बुराई होती है जो हमें हराती है। तुम्हारा घमंड ही तुम्हें हराता है। अगले दिन बोली शुरू हो जाती है। भीमैया 10,000 से बोली की शुरुआत करता है। मधुबाबू भी अपने दादा को दफनाने के लिए बोली लगाना शुरू कर देता है। वह 40,000 तक जाता है, लेकिन वह भीमैया को हरा नहीं पाता। तभी गांव के एक एक लोग उठने लगते हैं और बोली को एक एक रुपए से बढ़ाना शुरू कर देते हैं। भीमैया भी बोली बढ़ाने लगता है और बढ़ाते बढ़ाते 1,00,000 रुपए तक ले जाता है। इसके बाद कोई भी गांव वाला आवाज नहीं उठाता। बाद में भीमैया वह 1,00,000 रुपए ऑफिस में जमा कर देता है और अपने दफन होने के लिए जगह खरीद लेता है। अगली सुबह चिन्ना अपनी माँ की बॉडी को अपने घर से समाधि स्थान की तरफ लेकर जा रहा होता है। जब वह समाधि स्थान पर पहुंचता है तो भीमैया के लोग उसे उस जगह पर बॉडी दफनाने नहीं देते जिसे भीमैया ने खरीद लिया है। लेकिन चिन्ना भी वहां बॉडी दफन नहीं करता और बॉडी को आगे लेकर जाता है। तभी एक गेट खुलता है जहां वह आगे जाकर अपनी मां को दफना देता है और उस पर एक पेड़ भी लगा देता है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि चिन्ना अपूर्वा के पास मदद मांगने आया था। अपूर्वा सभी गांव वालों के पास जाती है और कहती है, अब मैं मुखिया तो नहीं हूं, लेकिन मैं आप सबकी समस्या का हल निकाल सकती हूँ। आप सभी गांव वाले मेरे घर आना, लेकिन भीमैया और मधुबाबू को बताए बिना। फिर सभी गांव वाले अपूर्वा के घर पहुंच जाते हैं। वहां जैसे ही चिन्ना सामने आता है, सभी लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन अपूर्वा सभी को शांत करती है और कहती है, यह हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। अपूर्वा सबसे कहती है, हमारे गांव में जब भी कोई मरता है तो यह अकेला सब कुछ संभालता है, और आज वही अपनी मां का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा। फिर सभी चिन्ना की बात सुनते हैं। चिन्ना बताता है, जब मेरे पास सभी गांव वालों के पूर्वजों के नाम आए ताकि मैं उन समाधियों को न छूऊं, तो मैंने उनके बारे में पता लगाना शुरू किया। पता चला कि 300 साल पहले गांव में 4 लोग आए थे, वरदैया, भद्रैया, सुरन्ना और मल्लन्ना। ये 4 भाई थे जिन्होंने अपने परिवार के साथ इस गांव को बसाया। मतलब हम सब एक ही परिवार के लोग हैं और एक ही परिवार के होकर हम लोग आपस में सिर्फ 6 फुट की जगह के लिए लड़ रहे हैं। फिर अपूर्वा सबको कहती है, भीमैया ने कहा था ना कि नमक और कपूर एक समान होते हैं, लेकिन इसका मतलब उसने नहीं बताया। दोनों को एक समान देखने वाला और दोनों को एक समान मानने वाला इंसान ही सबसे बड़ा चरित्रवान होता है। और यह सब की शुरुआत इसी से हुई थी कि कौन कितना बड़ा है और कौन कितना छोटा। इसीलिए यह खत्म भी उसी तरह होगा। इसीलिए हमें आप सबकी मदद चाहिए।
फिर हमें पता चलता है कि अपूर्वा ने सभी को 1-1 रुपये की बोली बढ़ाने के लिए कहा था, जिसके बाद सभी मान गए थे। और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि दूसरी गांव के लोगों ने अपूर्वा को जमीन देने से मना कर दिया था, लेकिन उनमें से एक गांव ऐसा था जो 1 एकड़ के बदले 1 लाख रुपए मांग रहा था। लेकिन वह 1 लाख रुपए जमीन के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव में अस्पताल खोलने के लिए मांग रहा था। अपूर्वा के गांव के लोग मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे। वहीं वह गांव नए जन्मे बच्चों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए पैसों का जुगाड़ कर रहा था। इसलिए अपूर्व ने उन्हें पैसे देकर जमीन खरीद ली। इसी तरह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। चिन्ना को समझ में आ जाता है कि उसकी माँ क्यों पेड़ के नीचे दफन होना चाहती थी, क्योंकि वहां शांति भय अच्छे होती है। दूसरी तरफ अपूर्वा भी वापस मुखिया बन जाती है। इतना ही नहीं, अपूर्वा के इतना बढ़िया काम करने की वजह से आसपास के गांव के लोग भी उसे अपने यहाँ बुलाने लगते हैं ताकि वह उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके। तो आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी बेहतरीन मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।